पदार्थ का भौतिक स्वरूप पदार्थ का भौतिक स्वरूप वैज्ञानिकों के अनुसार यह कहा गया है कि जो मानव के चारों तरफ मतलब हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं, जो उनके जो मौलिक कण है उन कणों से जो निर्मित होते हैं, जो पदार्थ जो है, जो वस्तुएं मौलिक कणों से निर्मित होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये कण किस प्रकार है। हम तो कण जानते नहीं हैं, लेकिन कण किस प्रकार है, इन कणों से कैसे बना है, इन कणों के अगर हम संदर्भ की में और पदार्थ की प्रकृति कैसी है, फिर प्रश्न ये उठता है कि प्रश्नों का जो निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन समझने का प्रयास हम कैसे करेंगे। अब ये होता है कि जो पदार्थ जो है, जो वस्तुएं हैं, वो कणों से मिलकर बनता है। यानी जो भी पदार्थ है वह कणों से मिलकर बना है। कणों से मिलकर बना है। ये जितने भी हमारे चारों तरफ, जैसे अगर कहा जाए तो पुस्तक है, कुर्सी है, पत्थर है, बादल है, सूरज है, यहाँ तक के जो हमारा शरीर और जल वायु आदि जितने भी है, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। अच्छा, ये कण जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्पेस से देखना ही या देख सकते हैं। अब यह भी है कि उसको हम अगर उच्च क्षमता वाले माइक्रोदर्शी से, यानी माइक्रो मतलब सूक्ष्मदर्शी से हम इसे देख नहीं सकते हैं, यानी देखना असंभव हो जाता है। इसके बावजूद हमारे पास कुछ प्रमाण हैं जिसके द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि सभी वस्तुएं और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब सिद्ध करने का क्या है, तो जो सामग्री आवश्यक जो सामग्री है, जैसे मान लीजिए एक बीकर लेते हैं 100 ml का, और कांच की जो छड़ है या चम्मच या पानी, नमक या चीनी, कोई भी चीज़, उसको पहले हम क्या करते हैं, 100 ml बीकर लेते हैं और क्या करते हैं, इस बीकर को जल से आधा भरकर और जल के ऊपरी सतह पर निशान लगा देते हैं। ये हो गया। दूसरा होता है, हाँ, तीसरा होता है कि अब बीकर में थोड़ा सा नमक या चीनी मिला देते हैं। अब क्या करेंगे, नमक या चीनी को एक कांच की छड़ की सहायता से हिलाकर जल में घोल देते हैं। अब क्या होता है, जब उसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो विलयन मानो उसे विलीन का निरीक्षण करते हैं, और ये होता है जल के जो स्तर को नोट कर लेते हैं। अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वह नमक हो या चीनी, जल में पूर्ण रूप से वह क्या होता है, मिल जाता है। अब मिलने के बाद जो जल के स्तर में वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। नमक या जो चीनी के जो कण होते हैं वह जल के कणों के मध्य उपस्थित जो स्थान खाली होती है उसमें क्या होती है, समावित हो जाती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जो पदार्थ है वो पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और इसे
इस कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, जिन्हें हम अंतराणविक स्थान या इंटरमोलिक्यूल स्पेस कहते हैं। तो ये रहा पदार्थ कणों से मिलकर बनने का सिद्ध प्रमाण सिद्ध। दूसरा इसमें होता है जो पदार्थ के जो एक कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। पहला तो हो गया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। दूसरा ये बताना है होता है कि पदार्थ के अगर पदार्थ जो कणों से मिलकर बना है तो पदार्थ का कितना छोटा, अगर उसका आकार कितना होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं पदार्थ की आकार, ठीक। जो भी प्रत्येक पदार्थ जो असंख्य सूक्ष्म कण से मिलकर बना होते हैं पदार्थ, वो एक कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनका जो आकार का अनुमान लगाना क्या होता है, बेहद कठिन हो जाता है। इसे एक क्रियाकलाप द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि MnO4 के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml जल में घोल लेते हैं। क्या हम घोल लेते हैं तो K, M, N और O4 को, इसको क्या करेंगे हम 3 क्रिस्टल को 100 ml जल में इसको मिला देंगे। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, अगर मिलाने के बाद अब इसमें विलय में से जो मिल जाता है उसमें 10 ml विलय लेकर इसे 90 ml जल में मिला देते हैं। और उसके बाद 10 ml विलय लेकर उसे 90 ml जल में मिला देते हैं। इस प्रकार यह जो विलयन से 5 से 7 या 8 बार तक जल मिलाकर तंतु करते हैं, तंतु नहीं तन करते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहली जो प्रक्रिया में जल का रंग गहरा बैंगनी होता है और उसके बाद जब हम विलयन में 5 या 6 बार जल को मिला देते हैं तो यह विलयन का जो यह बैंगनी रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। इससे यह होता है कि जो विलय में रंग की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो KMnO4 के विलयन को बार बार तन करने पर, मानो बार बार उसको विलयन करने पर रंगीन बन जाता है और स्पष्ट हो जाता है कि KMnO4 के क्रिस्टल अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जो जल के कणों के मध्य बहुत अच्छे से समावित होता है। अब पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षणी गुण हैं, हम सभी मनुष्य जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है वह असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमने विज्ञान के माध्यम से ये जान गए कि जितने भी पदार्थ हैं वो असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ के जो कणों के गुण ऐसे भी होते हैं, कुछ गुण जो सभी पदार्थों के कण इन गुणों को पालन करते हैं। ऐसे गुणों को ही पदार्थ के कणों का अभिलाक्षण गुण कहते हैं। पहला यही होता है कि यह अत्यधिक सूक्ष्म होता है। जो कण होता है वह अत्यंत क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है।
दूसरा ये होता है कि इसके मध्य रिक्त स्थान होते हैं, जो मध्य रिक्त स्थान होते हैं। तीसरा हो गया, ये सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं। और यह एक दूसरे, चौथा यह है, यह एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करते हैं, अपने ओर आकर्षित करते हैं। यह इनके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। अब इसके एक पदार्थों के जो कणों के रिक्त बीच जो रिक्त स्थान होता है, वह कैसे हम जानेंगे? तो जो प्रत्येक जो जितने भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन कणों के जो मध्य रिक्त स्थान अवश्य उपस्थित होते हैं। अगर इसको हम पुष्टि करें तो जब हम नमक और चीनी KMnO4 में या डेटाल को जल में घोलते हैं तो इस कण जल के कणों के मध्य समावेश रहते हैं, और तथा ये होता है कि जो बीकर में भरे जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार और हम बात करें तो जैसे चाय ले लें या काफ़ी, नींबू या पानी ले लें, चाहे शरबत ले लें, जब इसको हम बनाते हैं तो उस समय हम यह देखते हैं कि जो यह पूर्ण रूप से घुलने वाले जो पदार्थ को जल में घोलने पर जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और स्पष्ट यह हो जाता है कि जो कणों के मध्य पर्याप्त स्थान होता है, उसे जो अंतराणविक स्थान कहते हैं, उनमें अन्य पदार्थों कण समावेश हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो कण जो है वह निरंतर गतिशील होते हैं। जो सूक्ष्म कण होते हैं पदार्थ के अंदर, पदार्थ के मनोपदार्थ में, वह सदैव क्या होते हैं? गतिशील अवस्था में रहते हैं। जो कण है उनकी जो गतिशीलता का कारण वह एक दूसरे से टकराना होता है, और जो हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे भी उदाहरण पाया जाता है। पदार्थ के कण सदैव गतिमान अवस्था में रहते हैं, और पदार्थ के कणों का इस गुण के निम्न क्रियाकलापों द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, बिना जली अगरबत्ती या हम धूप को एक कमरे में किसी कोने में रख देते हैं। उसमें क्या होता है, कमरे के किसी दूसरे कोने में एक दूसरी अगरबत्ती या धूप को जलाकर स्टैंड पर रख देते हैं। अब हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो बिना जली अगरबत्ती या धूप की जो सुगंध नहीं फैलती है, बल्कि उसके पास जाने पर सुगंध आती है। आज जबकि जली हुई अगरबत्ती या धूप बत्ती जो है वह सुगंध पूरे कमरे में फैला देती है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि बिना जले अगरबत्ती या धूप की जो गंध होती है वह अधिक दूर तक नहीं जाती है, जबकि उसके जलाने पर उसकी सुगंध जो है वह पूरे कमरे में फैल जाती है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वायु में उपस्थित किसी पदार्थ के कण जो है वह निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं। अब क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं वह क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को अपने ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
और जो पदार्थ के कण के जो बीच एक बल का कार्य करता है, जो आकर्षित करते हैं तो वो क्या करता है, बीच एक का करता है, एक बल का वह कार्य करता है, वो बल काम करता है। और क्या करता है, वह जो बल है वह कणों को आपस में बांधे रखता है, कणों को आपस में क्या करता है, बांधे रखता है, बांधे रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। इसे हम अंतर आणविक बल कहते हैं, इसे हम अंतर आणविक बल कहते हैं। और जो बल के कारण जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं। अब जितने भी पदार्थ हैं, मानो अलग अलग प्रकार के जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, यह जो आकर्षण उनके बल होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब जो उनके अलग अलग पदार्थ के अलग अलग जो बल होते हैं, आणविक बल, वह अलग अलग होते हैं। अगर हम इसको सिद्ध किया जाए तो जैसे सबसे पहले खेल के मैदान में 5-5 बच्चे के 60 समूह होते हैं। दूसरा, पहले समूह के छात्र ईद मिस्मी नर्तकों की भांति दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ते हैं। उसके बाद दूसरा समूह के छात्र एक दूसरे के हाथ से पकड़कर मानव श्रृंखला बना लेते हैं। उसके बाद तीसरे समूह के छात्र एक दूसरे की केवल अंगुलियां पकड़कर श्रृंखला बनाते हैं। अब चौथे जो समूह के छात्र हैं उपरोक्त समूह को तोड़कर छोटे छोटे भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकल जाता है कि जो तीसरा समूह द्वारा जो अंगुली पकड़कर बनाई गई जो श्रृंखला है, वो श्रृंखला को तोड़ना सबसे आसान हो जाता है, जबकि दूसरे समूह द्वारा हाथ पकड़कर बनाई गई श्रृंखला को तोड़ना तीसरे के अपेक्षा अधिक होता है, कठिन होता है, और उसके बाद प्रथम को तोड़ना और कठिन हो जाता है। तो निष्कर्ष यह निकल जाता है कि प्रथम समूह द्वारा बनाई गई जो श्रृंखला है उसमें अधिक आकर्षण बल होता है, क्योंकि समूह के छात्रों ने एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ा था। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं। अब ये देखते हैं कि जो हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं, अगर उसको हम ध्यान पूर्वक देखते हैं तो हम पदार्थ के जो स्वरूप है वो अलग अलग मिलता है हमको देखने को। और उससे पता लगता है कि पदार्थ के 3 रूपों में विद्यमान होता है। जो पहला क्या होता है, ठोस होता है, ये हो गया ठोस। दूसरा हो गया द्रव, और तीसरा हो गया गैस। यानी ये पदार्थ की अवस्थाएं हो गई। अब ओमन जॉन कण की जो अनेक विशेषताएं हैं और उसका व्याख्या जो है, व्यवस्था जो है, वो उसी कारण होती है। यह ठोस की अवस्था अगर मान लेते हम हैं तो जितनी भी वस्तुएं हैं वह उसकी जो अवस्था होती है उसमें आकार और आयतन उसमें निश्चित होता है। क्या होता है, इसका आकार होता है और आयतन होता है। ये हो गया। और ये क्या होता है, एक कणों को जो आंतरिक स्थान है, मतलब आंतरिक जो स्थान है, इसमें जो है बहुत कम होता है। इसमें जो स्थान होता है वह बहुत कम होता है। इसीलिए यह क्या करता है कि एक दूसरे को बहुत समीप होता है।
और जो इसके बीच लगने वाला जो बल है वो बहुत अधिक होता है। जैसे मान लो हम कहते हैं लोहा, चांदी कहते हैं, पत्थर, लकड़ी, बर्फ, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, इनके जो आंतरिक अणु है, उनके जो बीच की जो स्थान है वो बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम पेन, किताब, सुई, लकड़ी की जो छड़ होता है एक सफ़ेद कागज पर रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब उन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इस आकार का रेखाचित्र बनाते हैं। उसके बाद वस्तुओं पर हथौड़े से चोट करते हैं। उसके बाद खींचकर तथा मेज के नीचे बारी बारी से गिराते हैं। वस्तुओं को एक दूसरे से विसरित करने का प्रयास करते हैं तथा बल लगाकर इन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखते हम ये हैं कि उसका जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमको लगता है कि वस्तुओं को जो देखा चित्र खींचने पर ये सभी वस्तुओं का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन प्रेक्षित होती है। सभी वस्तुओं पर हथौड़े की चोट खींचने या स्पर्श यानी फर्श पर गिराने से इन वस्तुओं के पदार्थ की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें से इन वस्तुओं को कठोर यानी हार्ड या रिजिड होने से पता चलता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन होता है। इन्हें दबाया नहीं जा सकता और जो ठोस पदार्थों से परस्पर विसरण नहीं होता है।